नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज की कहानी एक सच्ची कहानी है जो हमारी जिंदगी की एक असली समस्या से संबंधित है। आप इस कहानी की समस्या से जुड़ पाएंगे और यह कहानी आपको बहुत ही इमोशनल कर देगी। ज्यादा समय न लगाते हुए सुनते हैं कहानी। कहानी शुरू होती है एक कपल से जिसकी एक बेटी होती है। पिता का नाम मनोज, माता का नाम राधा और बेटी का नाम तारा होता है। बात यह होती है कि तारा को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और तारा अपना करियर क्रिकेट में ही बनाना चाहती थी। उसके पिता भी उसमें उसका पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन तारा की माता यानी राधा तारा को हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए बोलती रहती है। एक दिन मनोज और तारा दोनों नदी के किनारे बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तारा बोलती है, पापा मैं 15 साल की होते ही इंडिया के लिए क्रिकेट खेलूंगी, लेकिन पापा आप मम्मी को समझा देना, वो मेरी बात को नहीं समझती और हमेशा पढ़ाई पढ़ाई करती रहती हैं। मजाक ही मजाक में तारा कहती है, पापा आप बस सिलेक्शन तक वेट कर लो, फिर आप मम्मी को डिवोर्स दे देना और मेरे साथ चलना, या फिर आप एक काम करना, आप मेरी शादी तक वेट कर लो। ये सुनकर उसका पिता जोर जोर से हंसता है और कहता है, अरे तुम शादी करके खुद तो अपने पति के साथ चली जाओगी और मुझे मेरी पत्नी से डिवोर्स लेने का बोल रही हो, ये कैसी बात हुई। तो तारा कहती है, आप मेरे साथ चलना ना, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी। इन बातों पर दोनों बहुत हंसते हैं और फिर वापस घर आ जाते हैं। घर आते ही तारा की माँ राधा दोनों पर बहुत चिल्लाती है, यहां वहां घूमने चले जाते हो, मुझे घर में अकेला छोड़ देते हो। तारा तुमको पढ़ाई करनी ही नहीं, बस क्रिकेट खेलना है। अब दोनों बाप बेटी चुपचाप डांट खाते रहते हैं और फिर राधा शांत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि तारा का पिता मनोज अपनी बेटी को रोज की तरह प्रैक्टिस करवाने ले जाता है और उसे मोटिवेट करता है। कोच कहता है कि तारा इतना अच्छे से प्रदर्शन कर रही है कि अगले साल उसे हम स्टेट लेवल पर खिलाने का सोच रहे हैं, और यह सुनकर मनोज को बहुत खुशी होती है। इसके बाद दोनों घर पहुंचते हैं, लेकिन गेट पर राधा खड़ी होती है जो उनके लेट होने से नाराज होती है। इसलिए उनसे बचने के लिए मनोज और तारा ऐसे नाटक करते हैं जैसे स्कूटी खराब होने की वजह से वे लेट हुए हों, पर फिर भी राधा दोनों पर भड़क पड़ती है। तो मनोज कहता है, अरे तुम्हें अपनी बेटी पर गर्व होना चाहिए, आज कोच उसकी तारीफ कर रहे थे। तो राधा कहती है, हाँ उस दिन गर्व करूंगी जब टीचर बोलेंगे कि तारा के अच्छे नंबर आए हैं। अब राधा तारा को लेकर चली जाती है, जिसके बाद मनोज की स्कूटी सच में खराब हो जाती है और वह उसे ठीक कराने ले जाता है। लेकिन मैकेनिक की दुकान बंद होती है, तो मनोज अपनी स्कूटी ऐसे ही लेकर अपने काम पर आ जाता है, जहां वह एक छोटे से कैफे में मैनेजर का काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राधा जब तारा को स्कूल से वापस लेकर आ रही होती है, तो एक स्कूटर वाला पानी के गड्ढे के ऊपर से ऐसे निकलता है कि पूरा गंदा पानी तारा और राधा पर आ जाता है, जिसके बाद राधा उस आदमी को थोड़ा भला बुरा बोलकर घर आ जाती है। उधर मनोज पूरी शिद्दत से कैफे में अपना काम संभाल रहा होता है। हमें पता चलता है कि आधे से ज्यादा कस्टमर्स तो सिर्फ उसके बिहेवियर और हॉस्पिटैलिटी की वजह से वहां आते हैं। अब जब राधा तारा को चांद को देख रही होती है, तो तारा मनोज से पूछती है, पापा ये चांद पर काला काला क्या है। तो मनोज कहता है, वो काला दाग है बेटा, ताकि चांद को किसी की नजर ना लगे, जैसे तुम और तुम्हारी माँ चांद हो और मैं काला आदमी, वो दाग हूं जिसकी वजह से तुम्हें नजर नहीं लगती। इस बात पर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब अगले दिन मनोज अपने मालिक से 1 महीने का एडवांस मांगता है, क्योंकि उसे तारा की फीस भरनी होती है। उसके बाद शाम को पूरी फैमिली एक छोटे से पिकनिक पर जाती है, जहां मनोज तारा से कहता है, बेटा इस दुनिया में कभी किसी को झुकाकर या गिराकर आगे बढ़ने की मत सोचना, हमेशा अपनी मेहनत से आगे बढ़ो और कुछ भी बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनो। घर आकर दोनों बाप बेटी आने वाले वक्त की तैयारी करते हैं कि जब तारा सेंचुरी मारेगी तो आकर वो कैसे पोज देगी। दूसरे दिन कोच लगातार तारा की स्ट्रेट ड्राइव की प्रैक्टिस करवाता है, ताकि वो स्टेट लेवल के लिए अच्छे से तैयार हो सके। फिर उस शाम वो स्कूटी फिर से खराब हो जाती है,
तो राधा कहती है, इसको ठीक करवा लो, नहीं तो किसी दिन जब तुम अपनी बेटी को प्रैक्टिस के लिए ले जा रहे होंगे तो लेट हो जाओगे, फिर बोलोगे कि ये काम पहले क्यों नहीं करवा लिया। मनोज कहता है, पहली बार तुमने सही बात की है, कल ही मैं इसको ठीक करवाता हूँ। फिर कुछ महीने बीत जाते हैं और कुछ ही महीनों में स्टेट लेवल के लिए सिलेक्शन होने वाला होता है। इसलिए तारा का कोच उसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेलेक्ट करके मैच खेलने के लिए तैयार करता है। अब उस दिन रात को तारा को नींद नहीं आती तो वो मनोज से कहानी सुनाने के लिए कहती है। मनोज उसे प्यासे कौवे की कहानी सुनाता है, जो प्यासा था और इसलिए उसने घड़े में कंकड़ डाल डालकर पानी को ऊपर कर लिया और अपनी प्यास बुझा ली। मनोज पूछता है, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? तो तारा कहती है, कंकड़ डालने से पानी जल्दी ऊपर आ जाता है। लेकिन मनोज कहता है, पागल, इसका मतलब है कि जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल भी मिलेगा, यानी मेहनत का फल सुखदाई होता है। पानी पीकर प्यास बुझाई। वो कहता है, इसलिए बेटा कभी फल की फिक्र मत करना, धीरे धीरे मेहनत करती रहना, उसका फल तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। अब कुछ दिनों में तारा का रिजल्ट आता है तो उसके पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया जाता है। राधा अंदर जाते ही टीचर को कहती है, अगली बार बहुत मेहनत करेगी, आप प्लीज इसको स्कूल से मत निकालिए। लेकिन टीचर कहती है, हम इसको क्यों निकालेंगे? हमने तो आपको ये बताने के लिए बुलाया है कि तारा के नंबर बहुत अच्छे आए हैं और हमारे स्कूल की अकेली ऐसी लड़की है जिसने स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी अच्छे नंबर हासिल किए हैं। ये सुनकर मनोज और राधा बहुत खुश होते हैं और अपनी तारा पर प्राउड फील करते हैं। फिर अगले दिन मनोज अपनी स्कूटी से रोज की तरह तारा को स्कूल से रिसीव करने पहुंचता है। वापस आते वक्त दोनों पढ़ाई और क्रिकेट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तारा कहती है, पापा कल सुबह हमको मुंबई जाना है, परसों मेरा मैच है ना? तो मनोज कहता है, मुझे याद है बेटा, मैंने टिकट करवा ली है, सुबह 8 बजे की ट्रेन है। इस बीच तारा कहती है, पापा कल पहले आप मुझे आइसक्रीम खिलाने ले चलना, जाने से पहले मुझे आइसक्रीम खानी है। ये सुनकर मनोज कहता है, फिक्र मत करो, मैंने पहले ही घर पर आइसक्रीम रखी है, घर चलकर खाएंगे। उसका ये कहना होता ही है कि तभी एक गड्ढे की वजह से मनोज की स्कूटी डिसबैलेंस हो जाती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। जहां हेलमेट की वजह से मनोज को तो ज्यादा चोट नहीं लगती, वहीं जमीन पर पत्थर से तारा का सर लगने पर उसका सर फट जाता है और उसमें से लगातार खून बहने लगता है। पहले 10 सेकंड तो मनोज को समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। फिर अचानक से उसे तारा का ख्याल आता है। वो देखता है कि तारा का खून बह रहा है। आसपास खड़े लोगों से वो हेल्प मांगता है, लेकिन खड़े खड़े लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। तो मनोज इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि एम्बुलेंस को फोन करो, ये करो, वो करो, लेकिन असल में सब सिर्फ तमाशा देख रहे होते हैं। इस बीच मनोज अपनी बेटी को ऐसी ही हालत में गोद में उठाकर इधर उधर देखता है। वो कुछ वाहनों को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन कोई नहीं रुकता। तो वो अपनी चोट भूलकर अपनी बेटी को गोद में लिए अस्पताल की तरफ भागने लगता है। आते जाते कई लोग उसे देखते हैं, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। वहीं खून बहने की वजह से तारा की हालत बिगड़ती जाती है। अब जैसे तैसे वो उसे अस्पताल लेकर पहुंचता है, जहां डॉक्टर तारा को इमरजेंसी वार्ड में भेज देते हैं। बाहर खड़े होकर वो आते जाते डॉक्टरों से कहता है, बस थोड़ी सी चोट लगी है, उसका खून रोक लीजिए, वो सही हो जाएगी। इतने में सामने से राधा भी आ जाती है। वो उसे वही समझाती हैं जो हर घर में आदमी करता है। वो कहता है, कोई खतरे की बात नहीं है, बस थोड़ा सा पत्थर लगा है उसे, इसलिए खून बह रहा था। डॉक्टर देख रहे हैं, अब तक खून भी रुक गया होगा, सब ठीक हो जाएगा। वो ये सब कह तो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर जानता था कि मामला उतना भी सही नहीं है। अब थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं, चोट लगने की वजह से इतना खून बहा कि तारा अब नहीं रही। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे और कब हो गया। लेकिन अगले दिन मनोज उठकर सीधा तारा के स्कूल में उसकी क्लास में पहुंच जाता है। उसकी सीट खाली देखकर वो टीचर से कहता है, मैडम मेरी बेटी कहाँ है? वो तो यहीं बैठती थी। तो टीचर कहती है, क्लास में तो नहीं है, आप बाहर देखिए। मनोज फिर फील्ड की तरफ जाता है
और वहां उसे ढूंढने लगता है। इसके बाद वो कोच के पास जाता है और पूछता है, गुड़िया कहाँ है सर? कोच जवाब देते हैं, आज प्रैक्टिस पर नहीं आई, क्या पता नहीं कहाँ है। आज स्कूल भी नहीं आई। कोच मना कर देता है, वो आज नहीं आई, आप स्कूल में जाकर पूछिए। इसके बाद वो बाकी बच्चों से उसके बारे में पूछता है और वहां से चला आता है। फिर जब वापस आते वक्त बारिश के बीच वो उसी रास्ते से निकलता है तो उसे वही गड्ढा दिखता है जिसमें गिरने से उसकी तारा इस दुनिया से चली गई थी। ये मंजर उसके इमोशंस को ट्रिगर कर देता है, जिसके बाद वो जोर जोर से बच्चों की तरह रोने लगता है। उसे सब याद आ जाता है जो वो भूलकर बैठा था। दरअसल वो भूला कुछ नहीं था, बल्कि उसका दिमाग इस कंडीशन को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता था। पागलों की तरह रोते रोते वो उस गड्ढे को टटोलने लगता है और इधर उधर देखकर उसी दिन को याद करने लगता है जब वो लोगों से मदद मांग रहा था। इसके बाद वो अपनी बेटी की अस्थियों को लेता है और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां जाकर वो कहता है, सर, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। तो पुलिस वाला पूछता है, किसके खिलाफ लिखवानी है? मनोज कहता है, गधे के खिलाफ लिखवानी है। ये सुनकर पुलिस वाला कहता है, गधे के खिलाफ रिपोर्ट कैसे लिखी जाएगी? तो मनोज कहता है, एक गधे ने मेरी बेटी की जान ले ली साहब, इसलिए मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। उसकी ये बात सुनकर वो ऑफिसर समझ जाता है, लेकिन कहता है, एक गधे के खिलाफ मैं रिपोर्ट कैसे लिखूं? मनोज कहता है, अगर गधा इसका जिम्मेदार नहीं है तो जो इसका जिम्मेदार है आप उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखिए। या आप ही बताइए, अगर गधे ने मेरी बेटी को नहीं मारा तो किसने मारा? तो पुलिस वाला कहता है, आप पता करो कि वो गधा किसकी वजह से बना है, उसका नाम बताओ, मैं फौरन रिपोर्ट लिख दूंगा, आप परेशान मत हो। इसके बाद मनोज सड़क पर निकल जाता है और सोचने लगता है कि आखिर उस गधे को किसने किया होगा, मैं कैसे पता करूं। इसके बाद वो नगरपालिका जाता है ताकि वहां ऑफिसर को जाकर सब कुछ बता सके, लेकिन 4 महीनों तक वह रोज जाता है पर कोई उसे मिलने नहीं देता। जब सभी को लगता है कि वह नहीं मानेगा, तब जाकर उसे ऑफिसर से मिलने दिया जाता है। ऑफिसर पूछता है, बताइए क्या बात है? तो मनोज उसे कहता है, मेरी बेटी गड्ढे में गिरकर मर गई, अब मुझे बताइए सर, इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। ऑफिसर पूछता है, आपकी बेटी का देहांत कब हुआ? तो मनोज कहता है, 4 महीने हो गए। फिर ऑफिसर पूछता है, आप इतने लेट क्यों आए? तो मनोज कहता है, आपसे मिलने में मुझे 4 महीने लग गए साहब, मुझे नीचे से ही वापस भेज देते थे, बोल देते थे कि आप नहीं हैं, छुट्टी पर हैं, मीटिंग में हैं, लेकिन आखिरकार 4 महीने बाद आपसे मिलने में आज आ पा रहा हूं। ऑफिसर कहता है, वो रोड बनाने का काम हमने एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया था, अब गधा हुआ है तो उसका जिम्मेदार भी वही होगा, इसलिए मैं आपको उसका पता दे देता हूं, आप उससे जाकर मिलिए और उससे बोलिए। इसके अलावा अगर आपको कोई मुआवजा चाहिए तो मैं आपके लिए बात कर सकता हूं। ये सुनकर दोनों पेरेंट्स कहते हैं, पूरी दुनिया की दौलत भी मेरी बेटी की मुस्कान के बराबर नहीं है, इसलिए हमें पैसा नहीं, न्याय चाहिए, ताकि फिर किसी बेटी के साथ ऐसा न हो। इसके बाद मनोज और राधा सीधा उस कॉन्ट्रैक्टर के घर जाते हैं, जहां मनोज उसे देखते ही मारने पीटने और गाली देने लगता है। उसे देखकर कॉन्ट्रैक्टर कुछ समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है। फिर मनोज कहता है, तेरी वजह से मेरी बेटी मर गई, तूने सड़क में मिलावट की और गड्ढा हो गया, जिस वजह से मेरी बेटी को अपनी जान गंवानी पड़ी। आप ये सुनकर कॉन्ट्रैक्टर सब कुछ समझ जाता है और उसे बाहर फेंक देता है। वो कहता है, अगर मैं तुम जैसे लोगों के बारे में सोचूंगा तो मेरा क्या होगा? लोग तो मरते ही हैं, गलती तेरी है, तुमने गड्ढा नहीं देखा और उसमें गिर गई। ये सुनकर मनोज और गुस्सा हो जाता है और उस पर अपनी चप्पल फेंकने लगता है, लेकिन इस बाहुबली के सामने आखिरकार उसकी कहाँ चलने वाली थी। आखिर में उसे मार पीट कर वहां से भगा दिया जाता है। राधा और मनोज वापस आकर बातें करने लगते हैं। राधा कहती है, हम किसी से नहीं लड़ सकते, ये किसी एक आदमी की गलती नहीं है, ये पूरे सिस्टम की गलती है। हमने जो खोया है वो हमने खोया है, उन्होंने नहीं, इसलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपनी बेटी खो दी, लेकिन मैं आपको नहीं खो सकती, इसलिए हमें इस सबको यहीं रोकना होगा। लेकिन मनोज कहता है,
ऐसा नहीं है, हम सिस्टम से नहीं लड़ सकते। ऐसा कहकर वो रात को ही गुस्से में फिर से उस कॉन्ट्रैक्टर के घर पहुंच जाता है और चाकू लेकर उसके कमरे तक पहुंच जाता है। बार बार उसे अपनी बेटी का ख्याल आता है और उसके अंदर बदले की भावना बहुत तेज होती है। अब जैसे ही वो चाकू से सोते हुए कॉन्ट्रैक्टर पर वार करने वाला था कि तभी उस कॉन्ट्रैक्टर की बेटी उसे पकड़कर बाबा बाबा कहने लगती है, जिससे कॉन्ट्रैक्टर की नींद खुल जाती है। लेकिन वो डर के मारे मनोज की तरफ नहीं बढ़ पाता, क्योंकि मनोज के हाथ में चाकू था। मनोज उस बच्ची को देखता है जिसमें उसे अपनी बेटी दिखती है। उस बच्ची के मुंह से निकली बाबा की आवाज उसे अचानक से रोक देती है। वो समझ जाता है कि ये सब सही नहीं है। इसके बाद वो उस बच्ची का माथा चूमता है और हाथ जोड़कर वहां से रोते हुए चला जाता है। घर आकर वो बहुत रोता है और आखिरकार अगले दिन सुबह अपनी बेटी की अस्थियों को लेकर बहते पानी में विसर्जित कर देता है। ऐसा करते हुए वो तारा को अपने पास ही महसूस करता है, जैसे वो आजाद हो गई हो। फिर कुछ दिनों बाद मनोज टीवी पर देखता है कि एक जवान लड़के की मौत फिर से शहर के किसी गड्ढे में गिरने से हो गई है। इसके बाद ये मंजर उसके दिमाग में फिर से ट्रिगर करता है। वो बाहर आकर अपनी स्कूटी पर सीमेंट बजरी रखकर उस गड्ढे की तरफ निकल पड़ता है जहां उसने अपनी बेटी को खोया था। वहां जाकर वो उस गड्ढे को भरने लगता है और धीरे धीरे अब शहर के सभी मौजूदा गड्ढों को भरने लगता है, ताकि फिर कोई परिवार अपनी बेटी, बेटा या किसी अपने को न खोए। पूरी पब्लिक उसे ऐसा करते देखती है और पागल समझती है, लेकिन वो दिन रात लगा रहता है और अपने पैसों से गड्ढों को भरता रहता है। वो सिस्टम से लड़ नहीं सकता था, लेकिन वो कर सकता था जो उसके हाथ में था। उम्र बढ़ती जाती है, लेकिन महाराष्ट्र के सांगली शहर का मनोज पाटिल नहीं रुकता। असली मनोज पाटिल जी से जब मीडिया के द्वारा पूछा जाता है तो वो कहते हैं, उस दिन के बाद मैंने रोना छोड़ दिया और जो मेरी बेटी के साथ हुआ वो किसी के साथ न हो, इसके लिए मैंने जिंदगी भर गड्ढे भरे और जब तक मैं जिंदा हूं ये सब करता रहूंगा। आज भी मनोज पाटिल यही काम कर रहे हैं और जब तक वो हैं लोगों की जान बचाते रहेंगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।